अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जी अपने बात होती है कुछ मामलात पर, कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिनकी निशानदही आपकी जानिब से की गई और गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में बात हो रही थी बारिश के हवाले से। हर बार यही होता आया है। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, बिजली की लोड शेडिंग है, पानी के मसाइल हैं और बारिश के बाद ख़ास तौर पे ये जो सड़कों का हाल है सबके सामने, इसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की हमने। सवाल ये पूछा जाता है कि इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, और कल भी जैसे हमने बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू की है कि इतनी सारी अथॉरिटीज़ मौजूद होने के बाद, जहाँ पे कमिश्नर मौजूद हो, जहाँ पे मेयर मौजूद हो, तमाम लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद शहर का ये हाल क्यों है, इसके ऊपर आज भी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। मुख्तलिफ हमारे पास मेहमान यहाँ पर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनसे हम तमाम मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। आज खुसूसी नशिस्त है जिसमें ख़ास तौर पे हमारे पास यहाँ पर एनालिस्ट मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, माशी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू, और साथ साथ ये जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे बल्दियाती मसाइल जिन्हें कहा जाता है, जिनका अंबार लगा हुआ है, कैसे इन मसाइल को हल किया जाएगा, इसके ऊपर आज ख़ास तौर पे गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा मोहम्मद अकमल साहब को, हमारे अपने तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, मौशी प्रोग्राम्स में हमारे साथ शिरकत करते रहते हैं, सियासी मामलात के ऊपर भी उनसे गुफ्तगू रहती है, उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अकमल भाई, आपने हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी उबैद शाह साहब, और आप माशाल्लाह तज्ज़िया करते हैं सियासी सूरत हाल का, ख़ास तौर पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं तमाम मामलात पर, और इस वक्त जो बल्दियाती मामलात हैं उन पर आज ख़ास तौर पर उनसे गुफ्तगू करेंगे, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया उबैद साहब, आपने हमें वक्त दिया। अकमल भाई, ये गुफ्तगू आजकल जारी है, इतनी सारी अथॉरिटीज़ मौजूद होना, इतना बड़ा शहर, मसाइल का अंबार, कैसे मसाइल का हल तलाश किया जाए। जहाँ किसी से सवाल किया जाता है वहाँ ये पता चलता है कि इख्तियारात नहीं है, जिसकी वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, चाहे वफाकी हुकूमत हो, उनका भी यहाँ इख्तियार नहीं, सूबाई हुकूमत का यहाँ इख्तियार नहीं। निचले तबके में जो हुकूमत थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है, वो भी यही कहती है कि हमारे पास इख्तियार नहीं। तो ये इख्तियार है किसका, ये ज़रा समझाइए हमें। देखिए, इस वक्त इख्तियार के हवाले से जो कहानी है ना, वो इस तरीके से घूम रही है कि हर एक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे पे डाल रहा है, दूसरा तीसरे पे डाल रहा है, तीसरा चौथे पे डाल रहा है, और एक सर्कुलर डेट और सर्कुलर में हमें फंसाया हुआ है पब्लिक को, और पब्लिक उससे आगे का सोच ही नहीं पा रही है कि आखिर जिम्मेदार है तो कौन है। अगर आप किसी सिंध गवर्नमेंट वालों से बात करेंगे तो वो कहेंगे जी फेडरल गवर्नमेंट का मसला है, फेडरल गवर्नमेंट वालों से बात करेंगे तो जी ये लोकल गवर्नमेंट का मसला है। तो एक कोई जिम्मेदारी लेने वाला इस वक्त नहीं है। बुनियादी तौर पे अगर इस वक्त देखा जाए हमारे उसमें, इस सिनेरियो में स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे बारिशों की सूरत हाल है, कोरोना है, अब मैं हैरान हूँ कि दुनिया भर में ये बल्दियाती इदारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो भी फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है या जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो ऑपरेशनली जो है वो बल्दियाती इदारे करते हैं किसी भी शहर के बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं का काम। और जो लोग वहाँ के रहने वाले होते हैं, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, उनको इख्तियार दिया जाता है। ठीक, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये मुशर्रफ साहब के बाद से ये दोबारा से हमें वही पुराने कमिश्नर वाले सिस्टम में कर दिया गया, जहाँ पे ना नुमाइंदा उस जगह का है, ना वो जो बल्दियाती नुमाइंदे किसी भी एरिया के हों। मैं सिर्फ कराची की या हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रंटियर में शायद बल्दियाती निज़ाम वो दूसरा वाला है, लेकिन बाकी जो 3 सूबे हैं उनमें अभी तक वही कमिश्नर वाला सिस्टम चल रहा है, और कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के थ्रू जो ज़िले के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिसीजन हैं वो लिए जा रहे होते हैं। अब उनको नहीं पता वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके आए हुए होते हैं, उनमें से ज़रूरी नहीं कि वो ज़िले का भी हो, जबकि गटरों का मसला हो गया, सड़कों की सफाई का मसला हो गया, हेल्थ का मसला हो गया, ये तो उस इलाके के लोगों को ज़्यादा पता होगा, या उसको पता होगा कि जिसका जामशोरों से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, या पंजाब की अगर आप बात करें तो उसको पता होगा लाहौर से जिसका ट्रांसफ़र हुआ होगा सादकाबाद में, उसको क्या पता वहाँ के क्या मसाइल है। तो इसके लिए जो बुनियादी ज़रूरत है ना वो ये है कि हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है ये चेंज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये होना चाहिए कि जो भी ऑपरेशनल लेवल के जो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नीचे बल्दियाती लेवल तक आनी चाहिए, ताकि हर एक इलाके के हल्के के लोग अपना जो भी नुमाइंदा वो मुंतखब करें। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद ये जो करंट गवर्नमेंट है ये इस किस्म का निज़ाम ला रही है कि जिसमें वो बाकायदा शहर का एक मेयर होगा और वो सिस्टम होगा। अब विदाउट गोइंग इनटू एनी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स या फेवरिंग एनीवन,
दिस कुड बी अ बेटर सिस्टम। क्यों? क्योंकि मैंने जिसको वोट दिया वो मेरे बराबर वाली गली में रहता है, मैं तो उसको पकड़ूंगा कि भाई ये मेरी सड़क नहीं बना हुआ, मेरी गली नहीं बनी हुई, मुझे ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वो मुझे अकाउंटेबल होगा। तो इस तरह जो है ना ये सिस्टम आपका सही हो सकता है कि आप इस फंडामेंटल चेंज, वरना अगर हम टॉप लेवल पे रहेंगे तो देखें जो प्रोविंशियल असम्बली है या जो नेशनल असम्बली के लोग हैं उनका काम है लेजिस्लेशन, उनका काम है कानून साजी, दे आर नॉट for operational matters. Same is the case with the assistant commissioners and deputy commissioners. It's not their domain कि आप डेवलपमेंट का काम करें, आप जो है वो ये मालूम करें कि जी इस वक्त इस पंजाब की अगर आप बात करें कि जी वो जो उसकी बोरी बोलते हैं बारदाना बोलते हैं उसको, कि किसको कितना देना है कितना नहीं देना, तो ये इस टाइप की चीज़ें जो करना होता है ये लोकल नुमाइंदों का काम होता है। लोकल नुमाइंदों को दें ताकि लोकल नुमाइंदे अकाउंटेबल हों, उनके थ्रू ये चीज़ें फंड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हों तो प्रॉब्लम्स हल होंगे, अदरवाइज फिर यही निश्चित ये डेडलॉक ही रहेगा। उबैद साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा कि एक ट्रायो सा बन चुका है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत, डिलीवर करने में तीनों ही नाकाम, तीनों से ये क्वेश्चन किया जाता है और बड़ी हैरानकुन बात है कि तीनों जगह से जवाब यही आता है कि जनाब इख्तियारात की कमी है, वसाइल की कमी है। ये मसला हल होता नज़र आता है। बिलखुसूस शहर कराची की अगर बात कर ली जाए, जो आबादी के एतबार से दुनिया के कई बड़े ममालिक से ज़्यादा इसकी आबादी हो चुकी है और मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपके ख्याल में हल क्या आपको नज़र आता है कि कैसे इस मामले को हल किया जाए? ये जो ट्रायो बन गया है और जिसकी वजह से शहर कराची के रहने वाले लोग पिस कर रह गए, आप क्या समझते हैं? देखें, जब दो अलग-अलग हुकूमतें होती हैं, सूबे में किसी एक जमात की हुकूमत होती है, वफाक में किसी दूसरी जमात की हुकूमत होती है, तो ये तनाज़ात देखने को मिलते हैं और ये अवाम इसमें सफ़र करते हैं। ये एक आप पिछली हुकूमत में जब पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी और पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी तो बाबर एवान साहब डेजिग्नेट थे, वो तख्ते लाहौर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे। उधर सलमान तासीर साहब हयात थे गवर्नर साहब, वो भी बड़ा टफ टाइम दिया करते थे। तो ये तो हर दफ़ा ऐसा ही होता है। अभी भी यही सूरत हाल है कि सिंध की हुकूमत और वफाक में पीटीआई की हुकूमत के माबैन सास बहू के झगड़े जारी हैं, ऐसा ही, और वो चलते रहेंगे। और कराची के अवाम के तो देखें ना, कराची के लोगों के प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पीटीआई को बड़ा वाज़ेह तौर पर मैंडेट दिया और उनका ख्याल रहा कि पीटीआई शायद एक चेंज लाएगी, एक तब्दीली आएगी, लेकिन पीटीआई यहाँ अपोजिशन में है और पीटीआई के लोग जो है उनका इदारों पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन बहरहाल एक के इलेक्ट्रिक की सतह पर अगर बात करें, सिर्फ एक ही इदारे को चैलेंज के तौर पर ले लें तो वो सूबे का मसला नहीं, वो वफाक का मसला है। अभी आपने देखा बारिश हुई कराची में थोड़ी सी, तो एक वीडियोस घूम रही हैं जिनमें मोटरसाइकिल सवार की लाश पड़ी हुई है किसी इलाके में दिखाई दे रही है। पिछले साल भी आपने ऐसी ही लाशें पड़ी हुई देखी, ऐसा ही था, कुछ बदलता नहीं है। हमारे यहाँ एक अलमिया है कि कुछ भी हो जाता है हमें ऐसा ही लगता है कि हम वहीं खड़े हैं, हमारे यहाँ कोई बेहतरी किसी चीज़ में आती नहीं है। वही लाश पिछले साल भी आपने पड़ी हुई देखी, वैसी ही लाश आज भी देख रहे हैं आप, ऐसा ही। तो कोई बेहतर नहीं होता, तब्दील नहीं होता कुछ। तो के इलेक्ट्रिक कम से कम एक चैलेंज हो सकता है पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए कि पीटीआई उसको हेड ऑन ले और उसमें कुछ तब्दीली लाए, उसमें कुछ बेहतरी लाए। अभी उन्होंने दोबारा 2 रुपये 89 पैसे फिर उनको रेट बढ़ाने की इजाज़त दी है। लोग इस पर पहले ही परेशान हैं, मीटर उनके तेज़ हैं, शिकायतें हैं ओवर बिलिंग की और लोड शेडिंग का बहुत संगीन मसला है कराची में। तो ये वफाकी हुकूमत अगर एक मसले को भी कराची के हल करना चाहती हो तो बिजली के मसले को हल करना चाहे और कर सकती है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, आपने ओवरऑल कराची के लिए बात की कि कराची में ये बात सही है कि एहसास महरूमी कराची में बहुत है और कराची के जो मुकामी लोग हैं, रहने वाले लोग हैं यहाँ, वो बहुत सारी चीज़ों में इग्नोर होते हैं, नज़रअंदाज होते हैं। ख्वाह वो मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन हों, ख्वाह वो सरकारी मुलाजमतें हों, ख्वाह वो और दूसरे इस किस्म के मामला हो। अभी कराची में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसका टेस्ट 3 दिन पहले वज़ीर आला साहब ने शिफ्ट कर दिया है बेनज़ीराबाद में मेडिकल कॉलेज, पीपल्स मेडिकल कॉलेज को दे दिया है। अब यहाँ कराची के कॉलेजेस का टेस्ट होगा और होगा नवाबशाह में। तो ये बड़ी मतलब ये मसाइल बहुत हैं कराची के लोगों में, एक एहसास महरूमी है कि उन्हें इग्नोर किया जाता है और उनके मसाइल बैठ के लड़काना की या शक्कर की मेंटलिटी से हल करने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इस तरह से नहीं हो सकता। ये शहरी इलाका है, यहाँ के डायनामिक्स दूसरी हैं और यहाँ किसी और तरीके से मामला को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत होती है। तो एक बुनियादी हल अगर आप संजीदा बात करें और तलाश करना चाहें मुस्तकिल बुनियादों पर, तो बुनियादी हल, जैसे भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि मुकामी हुकूमतें जो हैं वो इसका बुनियादी हल फराहम करती हैं, उनके पास होता है। पूरी दुनिया में जो बड़े शहर हैं उनमें डेवलपमेंट का सारा काम और ऑपरेशनल निटिग्रिटीज, मामूली रोजाना की बातें, ये सब बल्दियाती हुकूमतों को मेयर्स ही देखते हैं। लंदन से अच्छी मिसाल हमारे पास नहीं है और उसे फादर ऑफ द सिटी कहा जाता है। ऐसा ही।
और जो सूबाई हुकूमतें, स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं या फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, वो लेजिस्लेशन करती हैं, बिल्कुल ठीक है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। हमारे यहाँ सारा कुछ जो है हुकूमतें, सूबाई या वफाकी हुकूमतें अपने पास ही रखना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक। हम यहाँ मेयर साहब जो हमारे कराची के हैं वो रोते रहते हैं कि मेरे पास तो फायर ब्रिगेड है या वेटनरी सर्विसेज है, जी। या मतलब एक दो महकमे इस तरह के हैं, कचरा उठाने का काम मेरे पास नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है, या शहर की जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं वो भी मेरे पास नहीं है, और इस तरह के बहुत सारे मास्टर प्लान उनके पास नहीं है। जी। तो ये मसाइल हल ऐसे होंगे कि इसके लिए एक बल्दियाती निज़ाम जो है, इस मजबूत बल्दियाती निज़ाम इस शहर को दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। और ये यहाँ पर जो है बल्दियाती, ये जो फंड्स के देने का मामला है ना, जैसे नालों की सफाई पर आपने अभी झगड़ा देखा जी जी। कि जी नालों की सफाई के पैसे नहीं दिए गए, तो ये झगड़ा भी सेटल कर देना चाहिए कि बल्दियाती हुकूमतें दुनिया भर में फंड्स अपने खुद रेस करती हैं, खुद जनरेट करती हैं, खुद बिल्कुल ऐसा जनरेट ही। करती हैं, ट्रेड लाइसेंस फीस से, प्रोफेशनल फीस से, या म्यूनिसिपल सर्विस चार्जेस से, बिल्कुल। इससे छोटे छोटे फंड्स खुद रेस करती हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट के सतह पर उन्हें स्पेंड भी करती हैं। ऐसे ही। उनके बजट्स बनाती हैं, सड़कें बनाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स देती हैं, पार्क्स मेंटेन करती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर करती हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट करती हैं। ये बल्दियाती हुकूमतें खुद फंड रेस करती हैं, खुद करती हैं। आप यूरोप में अगर चले जाएं तो आपको हैरत होगी कि बड़ी बड़ी मेगा इंडस्ट्रीज जो हैं वो बल्दियाती एनओसी के बगैर नहीं लग आती सकती। हैं, बिल्कुल ऐसा ही। एक डिस्ट्रिक्ट का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जब तक आप उससे परमिशन नहीं लेंगे, यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। पुलिसिंग भी यहाँ अंडर कंट्रोल होती पूछता ही है, नहीं तमाम सर। चीजें, यहाँ लॉ तो एंड हमारे ऑर्डर की यहाँ तो सिचुएशन भी हमारे तो कंट्रोल जितनी रखती बड़ी इंडस्ट्री होती है वो फिर जाके वो उतनी ऊपर तय करती है। ऐसा ही बल्दियाती है। हुकूमत की तो मजाल ही नहीं है। है। बिल्कुल ठीक है। सुई गैस का मैं एक वाकया, छोटा सा, जी, बात जी। लंबी हो गई, माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं, छोटी सी एक बात कहूँ। जी। ये आगा खान हॉस्पिटल और सुई गैस का महकमा, दोनों लोगों के नाम ले रहा हूँ, और क्योंकि इसलिए कि स्पेसिफिकली इसमें एक वाकया हुआ यहाँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में सिटी गवर्नमेंट थी, तो इस पर जो ड्यूज़ की जो बल्दियाती ड्यूज़ होते हैं उसकी मद में एक यहाँ अफसर आए नए, उन्होंने आगा खान हॉस्पिटल को एक नोटिस दिया और सुई गैस को भी एक नोटिस दिया ठीक। कि जी आप फला फला मद में पैसे बाकी हैं हमारी जुरिस्डिक्शन में, आप ये पैसे नहीं देते तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा जी आप कौन है, कौन पूछता है आपको, हम तो प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, आपकी क्या हैसियत है। तो सुई गैस ने भी उन्हें भगा दिया और आगा खान हॉस्पिटल ने भी ठेंगा दिखा दिया जी। तो उन्होंने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया, उन्होंने आगा खान हॉस्पिटल को वो सील करने पहुंच गए जी। और सुई गैस के महकमे को भी पहुंच गए। तो मुझे अच्छी तरह याद है, फिगर्स मौजूद हैं, 11 करोड़ रुपए की पेमेंट आगा खान हॉस्पिटल ने उसी दिन उनको की। अच्छा। और सुई गैस के महकमे ने भी उनको पैसे दिए। बिल्कुल ठीक है। तो बात यह है कि ये बल्दियाती महकमे इतने कमज़ोर हैं अब कि वो ठीक तरह काम ही नहीं कर पाते, उनके पीछे बैकअप्स में गवर्नमेंट्स है नहीं। बिल्कुल। जब पहले हमने यहाँ कराची में बैकअप में गवर्नमेंट ऐसे थी ही। तो कराची ने बहुत तरक्की की, कराची के हालात बहुत बेहतर हुए, कराची ने बहुत सारे लोगों को, इस मुल्क के तमाम शहरियों को समोया अपने अंदर। बिल्कुल। तो ये ज़रूरत है इस बात की है कि बल्दियाती निज़ाम बेहतर किया जाए, ठीक है, उसे ऑटोनोमस किया जाए, बिल्कुल ठीक है, और अपने पैरों पे खड़े होने का तब मौका जाके दिया। इफेक्टिव हो सकती है और फिर डिलीवर करेगी। अकमल साहब ज़रा ये फरमाइएगा कि ये मुमकिन कैसा है कि जो प्रिवेलिंग आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो मुल्क में राइज है, उसमें तो लगता यही है कि हर दफ़ा वफाक में हुकूमत और सूबे में हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत और जब तक ये मामलात रहेंगे, चाहे आप इख्तियारात मुंतकिल कर भी दें, जैसे अभी उबैद शाह साहब ने ये फरमाया कि जब तक एक जो सेकेंड टियर है, ये जो सूबाई हुकूमत है, जब तक इसकी सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि माजी में डिलीवर तो तभी कर सके थे जब सूबाई हुकूमत का साथ था, तो जब तक ये सिलसिला नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, आगे भी यही तमाम चीज़ें एंटिसिपेट करें कि बारिश आएगी, इसी तरह तबाही होगी, सड़कों पे तारें टूटी हुई होंगी, जानी नुकसान हो रहा होगा, और अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि इस कार्रवाई करनी किसने है, क्योंकि यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त हुक्मरान जमात है वफाक के अंदर, उसके जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे वो एहतजाज कर रहे हैं कि जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सवाल किससे कर रहे हैं, एहतजाज किससे कर रहे हैं? हम जो है ना वो असल में उम्मीद गलत लोगों से लगा के बैठे हुए हैं। गलत लोगों से मुराद ये है कि अगर कराची में भी वोट दिए, MNAs को दिए हैं, PTI के हैं या जिसके भी हैं, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, MNAs को दिए। MNAs का काम ही नहीं है ना सड़कें बनाना, ठीक है ना। दावा तो करते हैं ना, इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, बैनर लगवाते हैं इधर। नहीं, उनकी मिफ्ता इस्माइल साहब की कैंपेन यहाँ चल रही थी, मैं उसमें मौजूद था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपके पानी का मसला मैं हल कराऊंगा, तो मैं भी ये सोच रहा था कि एक फाइनेंस मिनिस्टर कराऊंगा, आप अपनी वर्डिंग को देखें ना, हल कराऊंगा, उन्होंने ये नहीं कहा हल करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली उनका डोमेन नहीं है ये। वो क्या करते हैं, वो ये फंड लेके अपने इदारे के, अपने इलाके के लोगों के ऊपर लगाते हैं, ये गलत सिस्टम है। जहाँ तक आपने दूसरी बात की जी, सिंध में और गवर्नमेंट है और फेडरल में और गवर्नमेंट है, तो इस तरह तो तमाम मुल्कों में भी इसी तरह है। आप इंडिया की मिसाल ले लें, आप अमेरिका की ले लें, वहाँ पे तमाम रियासतों में कोई डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थोड़ी है, एंटी गवर्नमेंट भी चल रहे हैं।
बुनियादी ज़रूरत ये है कि आपका सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बगैर उसके डिलीवर करे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। हमारे यहाँ पे होता ये कि जिसकी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो अपने अपने जो है ना वो लोगों को फंड से नवाजना शुरू कर देते हैं, फिर उस फंड्स में करप्शन होती है और ये होता है वो होता है। अब नीचे मतलब नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भाई हमारी सड़क भी मंजूर हुई है नहीं हुई है क्या। अब कराची में आप मिस मैनेजमेंट की मैं आपको ऐसी आला मिसाल दूं, आप बाकी बातों को छोड़ें, मतलब मुझे दाद देने को दिल करता है उस बंदे को कि अभी मैं गुलिस्तान जोर से आई वॉज कमिंग, तो वहाँ पे 3-4 सड़कें जो है ना उन्होंने अभी बनाई हैं, यानी बारिशों से चंद दिन पहले जी। और कल 2 दिन की बारिश हुई, उसमें दोबारा खड्डे पड़े हैं, दोबारा से वो बैठना शुरू हो गई है। तो मतलब आप इनकी टाइमिंग देखें कि क्या ज़बरदस्त टाइमिंग है कि बारिश से बिल्कुल पहले बनाओ कि साल भी ना निकाले, बिल्कुल ठीक है, दिनों में जो है ना वो चीज़ें ख़राब हो। तो बेसिकली प्लानिंग का फुकदार है हमारे यहाँ पे। देर इज़ नॉट सच प्लानिंग कि प्लानिंग अगर होगी उसको उस तरीके से लेके चला जाएगा जैसे एक गवर्नमेंट जो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है। और मैंने जैसे आपको बताया ना कि अब वो कर रहे हैं, अब अल्लाह जाने कब तक होगा, लेकिन अभी खान साहब की भी मैंने पिछले दिनों तकरीर सुनी और थोड़ा बहुत हमारी भी जो नॉलेज है वो ये है कि दे आर गोइंग टू चेंज दिस सिस्टम, ठीक है ना। और वही मेयर वाला सिस्टम लाने, अगर ये आ जाता है तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। फर्दर उन्होंने ये किया कि इस मरतबा डेवलपमेंट का जो भी बजट है वो ये लोग डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रांसफ़र करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बाईपास करके। अपेरेंटली ये भी सही नहीं है कि आप प्रोविंशियल, ये एक किस्म की तरह लगता है कि जैसे आप डेडलॉक तो इसके ऊपर भी आएगा ना, आप लोग जो है ना वो कर रहे हैं एक दूसरे से। अपेरेंटली लग ये रहा है कि जी इन्होंने एक किस्म का बदला लिया या सिंध गवर्नमेंट को पैसे ना देने की, लेकिन उसूली तौर पे अगर देखा जाए ठीक है ये तरीक़ाकार इनका गलत है, लेकिन उसूली तौर पे फंड्स जो है ना वो बहरहाल जैसे इन्होंने बताया कि फंड्स जो है ना वो लोकल नुमाइंदे अपना भी जनरेट करते हैं। जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में 2-3 जमात इस्लामी की रही है, फिर बाद में पीपल्स पार्टी का भी वो रहे हैं उसमें। तो आप देखें उन्होंने इस तरीके का सिस्टम किया कि वो अपने रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे थे और फेडरल गवर्नमेंट भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है उनके पास, तो वहाँ से भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी फंड्स उनके पास आते हैं और वो फिर अपने इलाके में लगाते हैं। और फर्दर उसकी मिसाल ऐसे तो यहाँ पे जनरल काउंसलर 1-2 थे जिनको मैं जानता हूँ, वो मतलब जनरल काउंसलर यहाँ पे ये था कि 800 वोट लेके भी होता है। अब इस वक्त भी यहाँ पे सिंध में है, लेकिन उससे मैंने पूछा, मैंने बोला भाई क्या हुआ ये, बोला क्या करें यार 2 भंगी दिए मैं, कभी ये वाली गली का पकड़ के ले जाता है यार मेरा गटर बंद है, कभी वो फलानी गली वाला ले जाता है, हमें तो भंगियों में फंसा के रखा हुआ है ऐसा ही। तो अब जहाँ जिस शहर में ये हाल होगा तो वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी इस शहर में बिजली के मतलब होंगे, डेवलपमेंट नहीं हो सकती और प्रोग्रेस नजर नहीं आ सकती, अनएक्सपेक्टेड। ये है बॉटम लाइन जी। इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ इख्तियारात के हवाले से और ये मामला कैसे हल होंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखने वाले यकीनन बहुत सारे पैगाम भेजते हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि इन मसाइल का आखिर हल क्या है। कहीं इख्तियारात की कमी का रोना है, कहीं फ़ंड्स की कमी का रोना है, कहीं पे मसाइल इतने ज़्यादा हैं। फुटेज आपके सामने, ये ज़रा वो मनाजिर हैं, देखिएगा, बड़े तकलीफ के मनाजिर हैं। बच्चे अगर स्क्रीन के सामने हों तो गुजारिश है कि वो ये मनाजिर ना देखें, लेकिन ये इस वक्त कराची की हाल है सड़कों का। ये आप देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल, ये इमेज आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि एक शख्स की वो, इसको मैं चाहूँगा कि जो है वो हटा दिया जाए क्योंकि ये एक शख्स जो गुजर रहा था वहाँ से, ये कल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो क्लिप चलाया गया। बड़ी बदकिस्मती इस शायर की है कि जा बजा ऐसे ही मनाजिर नज़र आते हैं। शायद ये फरमाइए कि आपको ये कोई नई बात नहीं है, पिछले प्रोग्राम्स कल हमारी गुफ्तगू हो रही थी, यही वो सारी बातें, यही वो सवालात थे, यही सारे मामला जिनको डिस्कस किया जा रहा था। आज भी सूरत हाल ऐसी ही है और आगे भी कुछ सूरत हाल नजर। पिछले साल 2 नौजवान डिफेंस जी ऐसे ही मोटरसाइकिल पे ऐसे ही बिल्कुल आपको लगता है हम कितने बदनसीब हैं कि हमारे हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। दुनिया में हादसात होते हैं, सानियात होते हैं, उनसे इंतज़ामिया सीखती है और वो दोबारा दोहराए ना जा सकें, उनका सद्देबाब किया जाए, रोकथाम किया जाए, उसके लिए इक़दाम करती है। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए फिर दोबारा वही हो जाता है। हमारे यहाँ ना कोई सबक सीखने वाला है, ना कोई उसकी रोकथाम के लिए कुछ करने वाला है।
और के इलेक्ट्रिक तो इस कदर ढीठ महकमा है, इतनी ढीठ कंपनी है, ऐसी मतलब मैं क्या अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लोगों के लिए ये अजाब है एक। बिल्कुल। बिजली अब कोई लग्जरी, इट इज़ नॉट अ लग्जरी एनीमोर, बिल्कुल। इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स बिजली के बगैर ज़िंदगी गुजार सकता है। आज से 100 साल पहले बिजली के बगैर ज़िंदगी उस्तवार थी पूरी दुनिया बिल्कुल में। ठीक है। अब नहीं मुमकिन है ये। आज के ज़माने में बिजली एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल। बिजली ना हो तो आप बहुत सारे जो बुनियादी वज़ाइफ हैं ज़िंदगी के वो आप अंजाम ही नहीं दे सकते। ऐसा ही। तो पता नहीं इसको महकमे को कैसे कोई लगाम डालेगा, इसके मसाइल को कौन हल करेगा। इमरान खान साहब, मैं दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा कि अगर सिर्फ एक इस कराची के लोगों को के इलेक्ट्रिक से अगर कोई रिलीफ दिलवा दे, ये भी उनका बहुत बड़ा मार्का होगा। ये उनका एक ऐसा चैलेंज फुलफिल्ड हो जाएगा जिसके लिए लोग समझेंगे कि शायद उनके वोट का हक अदा हो गया। शाह जी, एक सवाल पूरी दुनिया में हमने देखा है कि जिस स्टेट में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, ज़िले में जाते हैं, इंडिजिनस प्लांट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, आप पैसे दें, बिजली ख़रीदें, आप इस्तेमाल करें, दरिया में बहा दें, ये आपका मसला है। आपके यहाँ कौन सा ऐसा मसला है कि आज तक प्रीपेड आपके यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया? ये कौन सी ऐसी ताकत है जो ये सिस्टम को प्रीपेड होने तक नहीं देती? दो बातें आपको, बड़ी अच्छी बात की आपने। दो बातें, एक तो ये कि के इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहिदा है उसके तहत ये रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट पे। अच्छा, कि सन लोग सुने जरा इसको। जी। 2023 तक जी कराची में कोई दूसरी बिजली की तकसीमकार कंपनी काम नहीं कर सकती। कितनी ज़बरदस्त किस्म की यानी मोनोपोली है। आज देखें सिंगापुर जो है वो 60 लाख का आबादी वाला मुल्क है, वहाँ 5 बिजली की कंपनी है। लोगों के पास चॉइसेस है ना। बिल्कुल है। अब चॉइसेस होनी, चॉइसेस इज डेमोक्रेसी। जब आप लोगों को चॉइसेस देते हैं तब एक बेहतरी निज़ाम में आती है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन यहाँ ये मुमकिन नहीं, पहली तो बात ये है। ऐसा ही हाल मैं तो समझता हूँ ये मुआहिदे रिवोक कर देना चाहिए। मगर चलिए, दूसरी बात क्या है कि बिजली की तकसीम का कोई भी मंसूबा जो कि 50 वॉट इससे ज़्यादा हो, ये सूबाई हुकूमत नहीं बना सकती। बिल्कुल ठीक है। सूबाई हुकूमत को बाय लॉ ये कंपल्शन है कि वो वफाकी हुकूमत से एनओसी लेगी। बिल्कुल ठीक है। अभी मेरी इतला के मुताबिक सूबाई हुकूमत एक बिल पेश कर रही है असेंबली में, जहाँ पर ये जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जहाँ लिक्विड और सॉलिड वेस्ट ट्रीट किया जा सकेगा, इसको फिलहाल तो इन्होंने जो ये इनका गार्बेज पूरा एक वो है ना गगर फाटक के पास जहाँ पे गार्बेज डंप करते हैं, वहाँ तो लगाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। लेकिन इसको ये बढ़ाना चाहते हैं कि और जगहों पर भी छोटे छोटे लगाए जाएं। लेकिन इसके लिए इनके पास कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है, इनको इसकी हक नहीं है बाय लॉ। तो ये लॉ तब्दील कर रहे हैं ताकि ये बनाए जा सकें। सिर्फ लंदन सिटी में ही ना, लंदन के एक शहर में ही 7 ऐसे प्लांट्स हैं जो सेवरेज और लिक्विड, ये जो लिक्विड और सॉलिड रिसाइकिल करते हैं, इसको रिसाइकिल करते हैं। वहाँ पे रिसाइकलिंग शॉप भी होती है छोटी सी। लोग टूटी फूटी चीजें अपनी दे जाते हैं, वो कचरा वचरा जो उठाया होता है उसमें से कुछ चीजें निकाल लेते हैं, उनको ठीक करते हैं और बहुत ही कम कीमत पे गरीब लोग, जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत की चीजें जाके ले सकते हैं। उन्हें थोड़ा काबिल इस्तेमाल भी बनाते हैं। उसी प्लांट के साथ छोटी सी शॉप होती है, उसे रीज यूज शॉप कहते हैं। तो एक कल्चर होता है, देखे ना, कौमें तरक्की ऐसे ही करती हैं। ठीक है। जब वो अपने मसाइल से ठीक तरह नबरदाजमा होती हैं, उन्हें सही डिटरमिन करती हैं और उनके लिए अच्छी मनसूबाबंदी करती हैं। जब कौमें बेहिसी का मुजाहरा करती हैं तो सवाल पसीर होती है, उनके नाम और निशान मिट जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम भी जवाल की तरफ ही जा रहे हैं, हमारे में कोई बेहतरी आती भी नजर नहीं आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ा एक अलमिया है। ठीक है। अकमल साहब, ये फरमाइएगा, मसाइल इतने सारे हैं, किस किस पे बात करें? यहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है, बिजली का एक, जैसे भी बात हो रही थी, बुनियादी ज़रूरियात में से एक है कि पानी आपके पास हो, बिजली आपके पास हो, गैस की आपके पास फराहमी हो, ये तमाम चीज़ें हों, उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट का हाल ये है कि क्या इसके ऊपर कहा जाए, एक वज़ीर थे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया, जब उनसे ये बात की, तो उनके पास ऑन पेपर तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स है कि आप यकीन नहीं कर सकते, जिसमें एलिवेटेड रोड्स भी थे और जितने कौसो कज़ा के रंग उस पर सारे उनके पास उसकी लाइंस थी, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, हर तरह की लाइंस थी। और वो आज से तकरीबन कोई 5 साल इस बात को हो चुके हैं। ताहाल जो कराची का हाल है, बल्कि इससे अगर पिछली 2 दहाइयों में भी जाके देख लें, उससे और पीछे चले जाएं, तो सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही थी। तो ये क्या नीयत का फुकदान है, विल नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है? क्योंकि मुझे ये लगता है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अगर अहलियत नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें होंगी। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि विल काम करती हैं, यहाँ पर अहलियत नहीं है जिसकी वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। आप क्या समझते हैं? मैं इस पर यह कहूँगा कि इस वक्त जो भी हुक्मरान है जी हुकूमत में, मैं चाहे वो बलदियाती सतह के ऊपर है
जिससे भी आप बात करें ना, वो नॉर्मली हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका है कि हम पिछले वाले को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे ही हमने तो ये कर दिया था, ये तो पिछले वाले करके गए हैं, इसलिए ये सही नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर आप वो गवर्नमेंट वाले से बात करेंगे, वो अपोजिशन पे डालेगा, अपोजिशन वाला गवर्नमेंट पे डालेगा। भाई मैं तो एक बात ये करता हूँ कि अब जैसे करंट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो आई हुई है, उसके पास 5 साल का टाइम है, ठीक है ना। आपको कोई ज़बरदस्ती पकड़ के लाया है, आपको किसी ने ज़बरदस्ती इलेक्शन में खड़ा किया है, आपको किसी ने ज़बरदस्ती MNA बनाया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। या जो भी ओहदा है आपके पास हो, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। भाई आपसे नहीं परफॉर्म हो रहा तो जान छोड़ो, स्टेप डाउन, साइड पे हो जाओ। बिल्कुल ऐसा ही। आप लोग उठ के आते हो जी तो पिछली हुकूमत करके गई हुई है और ये उसने किया है तो हम अब कुछ नहीं कर सकते, और तो फिर जाओ, आपका काम क्या है यहाँ पे बैठने का? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है बैठने का। लिहाजा सबसे पहले तो जो भी ये बात करे कि जी पिछली गवर्नमेंट का था, तो उसको तो ये बात करनी नहीं चाहिए। अगर वो करता है तो उसको फिर हट जाना चाहिए। ही इज नॉट सपोज टू सिट ऑन दी सीट, नंबर 1। दूसरी बात करते हैं आप ट्रांसपोर्ट की। अभी KESC की भी बात हुई, तो KESC तो एक ऐसा इदारा है, दो ऐसे इदारे हैं जिनके खिलाफ बात करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। एक KESC है और दूसरा आपको पता है बैरियर टाउन, ठीक है ना। इन लोगों के खिलाफ जो है ना आपको बात होते हुए नज़र नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नज़र नहीं आएगी? कि अब यूटिलिटीज इज अ नेसेसिटी। पाकिस्तान इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ वेलफेयर स्टेट, और इसको अब रियासत मदीना बनाने की बातें की जा रही हैं। और वहाँ पे आपने जो है सिर्फ वाहिद कराची के साथ ये जुल्म किया हुआ है कि यहाँ पे आपने एक कमर्शियल को ला के बिठाया है, वो टोटली उसको कमर्शियल बेसिस पे चला रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप देखें जी, बिजली खरीदने की जहाँ बात करें, वहाँ सर्कुलर डेट आपका 2200 अरब रुपए पे पहुँच गया है, जो कि अल्टीमेटली इसी गरीब आवाम ने पे करना है। महंगी बिजली आप लोग बना रहे हैं, महंगी फ्यूल से मतलब जो है ना 1990 से मैं सुन रहा हूँ, जब ये बेनज़ीर साहिबा की पहली हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने फ्यूल से बिजली लगाने के हबको और 2-3 और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए, और उन टर्म्स के ऊपर दिए कि हम इतने साल की गारंटियाँ दी कि हम आपसे लेंगे, हम इस्तेमाल कर सकें या ना कर सकें, आपको इतने पैसे देंगे। इस तरह के जालमाना मुआहदे किए हुए हैं। उसके बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी अब प्रोग्रेस होगी, बिल्कुल ठीक है, बिजली का बहरान क्यों नहीं आएगा। अब वो भाई वो तो कमर्शियल लोग बैठे हैं कि इलेक्ट्रिक में, चलो सही है। बाकी के जो सूबे हैं ना, वहाँ पे भी 600-700 अरब रुपए ये आपके जो मैपको हैपको, ये भी बाबडा से अब नीचे इस तरह छोटे छोटे इदारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बना दी हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताता हूँ कि वहाँ पे अगर आप PMT, मैंने यहाँ पे अपने PMT लगवाई है 50 kVA की कराची में, तो ये कोई 18 से 20 लाख रुपए में पड़ी है मुझे। सेम वही 2 से 3 पोलों वाली KMT पंजाब में मैंने मेरे एक दोस्त ने लगवाई है, तो वो 10 लाख रुपए। तो यानी आधो आध का फ़र्क है, वही मटेरियल है, वही चीज़ें, सब कुछ वही है, तो इतनी तो ये कमाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये ओवर बिलिंग और मीटर्स के नाम के ऊपर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे इन्होंने इस तरीके का कोई फिक्स बिलिंग का सिस्टम शुरू किया हुआ है, नो वन कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, आप उनकी तर्जुमान का कल मैं सुन रहा था, हमारे तो रूल तो नेपरा मुकर्रर करती है, और नेपरा को घर घर पे आके थोड़ी चेक करती है कि आप लोगों ने किसके मीटरों से कितना ले रहे हो। ऑल दो कि उन्होंने भी KESC ने भी ना परचेज का सिस्टम शुरू किया हुआ है कि आपके पास सोलर वोलर या कोई भी दूसरों से भी खरीद रहे हैं, जैसे दूसरे टेक्सटाइल मिल्स के पास परचेज कर रहे हैं, तो वो सिस्टम यहाँ पे ऑल दो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। बट कमर्शियल इज कमर्शियल, तो अब जब कमर्शियलिज्म पे जाएंगे तो उन्होंने तो अपना प्रॉफिट कमाना है। लेकिन हम तो यहाँ पे जिम्मेदारी फिर हुकूमत के ऊपर आयद करेंगे ना कि जनाब सब्सिडी भी दी जा रही है। जी जी अकमल साहब की बात में इन्होंने नेपरा का भी जिक्र किया ना। आपको पता है कि जैसे ही एक कह रहे हैं कि कमर्शियल एक प्राइवेट कंपनी, इट इज अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रिक तो एक बिजनेस करने आई है, प्राइवेट कंपनी है। इस प्राइवेट कंपनी के ऊपर बहुत कम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट है, सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में है वो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी सूबाई हुकूमत ने एक महकमा बना रखा है कि इस निजी कंपनी से किसी को शिकायत हो तो सरकारी उस महकमे के पास जाकर शिकायत कर ले कि अगर आपका मीटर तेज दौड़ता है, अगर आपके साथ इलेक्ट्रिक ज्यादती करती है, अगर आपके बिजली की शिकायत को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, आपका मीटर तार टूटा हुआ है, 3-3 दिन तक लगाने नहीं आ रहे, करंट लग रहा है बच्चों को, कोई भी बात है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट में जा सकते हैं कि भाई ये मसला है। आप चले जाइए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट में, आपको यकीन नहीं आएगा, हैरान होंगे आप, उनके पास औजार तक नहीं है, जो उनके काम करने के इक्विपमेंट है वो भी नहीं है उनके पास। वो कहते हैं छोड़ो यार, जाओ भाई बस उनसे ही कर लो यार। वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट बैठे होते हैं जी, वो कहते हैं यार आप निपटा लो मामला यार, छोड़ो। ये है जी चक्कर। अब बताएं क्या किया जाए। अच्छा अब शाह जी ये फरमाइए
कि चले ये सारी बात हो गई, हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है वो भी हमने देख ली। शहर कराची में रहने वाले लोगों को तमाम मसाइल से आगाह हैं, समझते हैं, ज़िम्मेदारों का तयन भी हो चुका है, मीडिया पे बात भी हो चुकी, सब के बारे में लोगों को पता है कि वाकई हुकूमत किस तरह सपोर्ट करती है, कहाँ कहाँ सब्सिडाइज़ करती है, कहाँ कहाँ सपोर्ट उनको फ्यूल की मद में, गैस की मद में। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब चक्कर है, आज तक इसके ऊपर भी कभी कोई जवाबदेह नहीं है कि आप जो बिल चार्ज कर रहे हो फॉसिल फ्यूल की मद में, आप उनसे पैसे चार्ज करते हो, वो ये एसएसजीसी वाले जो गैस देते हैं उसके ज़रिए पावर प्लांट चलते हैं, उसकी बिजली बनती है, उसकी कॉस्ट आधी से भी कम होगी, लेकिन आपसे उस फ्यूल की मद में चार्ज किए जाते हैं। सारे लोगों को पता है, लेकिन मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब एहतजाज का सिलसिला शुरू हो रहा है, एक लहर आती है, आपको पता है कि ये एक हर थोड़े अरसे के बाद होता है, शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, मामला सेट हो जाता है, रेगुलेटर बीच में आता है, जनाब 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा के, 20 लाख रुपए का जुर्माना मुझे याद है लास्ट टाइम जब लगाया था, वो करके मामला रफा दफा हो जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही होता रहेगा इस दफ़ा? अभी तो शंघाई कॉरपोरेशन आ गई है सामने एक बार फिर। पहले भी, इससे पहले शंघाई कॉरपोरेशन आती रही है के इलेक्ट्रिक को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की थी, लेकिन बहुत संगीन इल्ज़ाम आ गए थे कि ये कागजी कंपनी है जी, पीछे इसके कोई भी नहीं है, और ये यही ग्रुप इसको फिर से एक और स्विच कर रहा है। अब दोबारा से उन्होंने अपनी जो शराइत थी वो फुलफिल की हैं, अपनी क्रेडिबिलिटीज़ दोबारा से रिपोर्ट्स, अकाउंट्स ऑडिट करवाए हैं, और अब फिर से आ गए। अब पता नहीं इस पटारी में से फिर क्या निकलेगा कराची के अवाम के लिए। सही। लेकिन बहरहाल अब देखें ना, हम तो ये पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर हैं। रख, बिल्कुल हम उम्मीद तो करते हैं कि शायद कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन मायूस हो जाते हैं हर बार हमें जो है वो बेहतरी की जगह और बरतरी अबतरी हो जाती है। लेकिन बहरहाल मैं अब ये बल्दियाती निज़ाम देखें अब ख़त्म हो रहा है। अब ये अगस्त में ये बल्दियाती हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी, और फिर एक बेहतर बल्दियाती निज़ाम आने की उम्मीद है। ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद अब जो बेहतर बल्दियाती निज़ाम आएगा वो कुछ बेहतर होगा। अच्छा, वो कैसे मुमकिन है, ज़रा ये बता दें, क्योंकि सिस्टम तो वही है। SLGO नया हो रहा है ना जी, वो लोग सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो फिर से दोबारा डिज़ाइन किया जा रहा है, उसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि वो कोई बेहतर निज़ाम हो, और अगर वो बेहतर निज़ाम हो और मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलाया जाए तो यकीनन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हम अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे, हमारे गिरदो पेश में, हमारे हालात, हमारे माहौल में। वरना ये है कि हम जाहिर है जो कुछ बना बनाया है वो भी हाथ से जाता रहेगा, ठीक है, और सूद और ज़िया का एहसास भी मिट जाएगा, हमें महसूस भी नहीं होगा कि हम कितना पीछे जाते जा रहे हैं। आप देखें जो हमारे कराची में ये हाल है कि आज से 20 साल पहले कराची के जो पार्क्स थे आज उनका नामो निशान नहीं बचा, मिट गया। आप उनको ढूंढ के दिखा दें, ऐसा ही है, उनकी जगह कच्ची आबादियां बनी हुई बन गई हैं, बिल्कुल पार्क्स जो है कट कटा के पत्नी चाइना कटिंग और कौन सी कटिंग का शिकार सब शिकार हो गए। सही कहा, मतलब कराची की जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है TP1 और TP2 वो भी बिक गए, उन पर भी प्लांट बने हुए। ऐसा ही, ठीक है ना। और ये किए भी माजरत के साथ किए भी उन्होंने जो शहर के नुमाइंदे थे, बिल्कुल, जो इस शहर के मतलब अपना है तो सब कुछ है, वो ये वाले दावेदार थे, अपना होगा और मेयर भी होगा, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने ही किए। तो अब ये है कि अब एक नई लीडरशिप को लोगों ने ट्रस्ट किया है, एक नए नुमाइंदों को लोगों ने वोट दिया, शायद ये हमारे लिए बेहतरी करें। 2 साल तो गुजर गए, अगले 3 साल में देखिए कि क्या आता है। हम अगर बेहतरी ना हासिल कर सके, लोगों के मुस्तकबिल को संवारा ना जा सके, तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जा सके हमारी आने वाली नस्लों को, तो पता नहीं हम अगली लीडरशिप किसकी होगी, किसके पास जाएगी। बिल्कुल ठीक है, और लोगों को शायद फिर अब एतबार या भरोसा नहीं रहेगा कि वो इन सारे मामलात पे उम्मीद लगाएं कि ये इनको हल कर सकेंगे। बहरहाल अब दूसरे मामलात हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और मामलात हैं जनाब, कुछ बात होगी आपकी इकॉनमी के हवाले से, इसके ऊपर जो फैसले किए जा रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक ले, वापस आएंगे आप गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी कुछ हमारी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से, बल्दियाती मामलात के हवाले से, और मैंने अर्ज़ की थी ब्रेक पे जाने से पहले कि अब कुछ मौशी मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, और जो फैसले किए जा रहे हैं वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं, तमाम मामलात को डिस्कस करना है। इस वक्त स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है नदीम मौलवी साहब ने, उन्हें भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँगा और खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका नदीम मौलवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम मौलवी साहब फरमाइएगा,
इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, चाहे मौशी मामलात हों, चाहे माली मामलात या किसी भी किस्म के मामलात हों, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, वो सारे हमें नज़र आ रहे हैं, किसी भी सतह पर वो हल होते नज़र नहीं आ रहे। अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू भी यही हो रही थी कि वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर या निचले तबके की जो हुकूमत है उस सतह पर कहीं पर भी मामलात हल होते नज़र नहीं आ रहे। आपके ख्याल में जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? यासिर, जो सबसे बड़ा मसला है, मैं आज आपको बताऊं, वो हमारा अपना। जी। जब पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई थी, यासिर ये आप बताइए कौन सा ऐसा इदारा है जिसने अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टर्स, उनमें भी कम नहीं। जी। अगर हम बात करें इंडस्ट्री किसी एक प्रोडक्ट पे 4 आने की कमी नहीं आई। ठीक। देखिए, यही हुकूमत में लोग काम कर रहे थे और बिजली की कीमतें भी दे रहे थे। यहाँ हुकूमत ने बिजली की कीमतें तकरीबन 10 लोगों के लिए। जी। पर जी। मुझे बताइए, एक महीने में किसी इंडस्ट्री में 4 आने की कमी की है? बिल्कुल तो ऐसा। हमारी जो बाइक पावर है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। बिल्कुल उसकी ठीक। वजह यह है कि जितने सवाल किए जाते हैं कंपनीज को, उसको आगे पास ऑन नहीं किया जा रहा है लोगों को। ठीक। तो इस किस्म का अगर यासिर सिलसिला रहा कि हम एक फीड में आ गए हैं, जी। हमारी जो जितने भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जितने लोग ले ले, जी। वो अपनी कीमत को कम नहीं करना चाहते और गवर्नमेंट से कहे वो। बिल्कुल ठीक है आपने अच्छा, कहा। गवर्नमेंट बहुत ऊपर करती है और इसमें देखते हैं गुंजाइश नहीं तो फिर आ जाता है। जी। वजह ये होती है कि हुकूमत भी चलाना है, हम्म। आप टैक्सेस की इकट्ठा करने, ताकि किस सब चीजें उस वक्त होगी देखिए जब आम आदमी के पास बाइंग पावर होगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ बाइंग पावर जो है प्रॉब्लम कर रहा है, इन्फ्लेशन जो है, अब महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। महंगाई पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा, आपकी हुकूमत की भी आ जाए, ठीक है। आप इस मसले का हल नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, चलें इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अकमल साहब ये फरमाइएगा कि जैसा अभी नदीम मौलवी ने कहा कि बाइंग पावर भी ख़त्म हो गई है और ख़ुद अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी नहीं जाते। अगर प्राइसेस कम होती हैं, कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, लोकल वेंडर्स के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, कोई आपको जो है वो अपनी ज़ात से सिंसियर या अपने काम से सिंसियर नज़र नहीं आता। ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि सारी जिम्मेदारी वो कहते हैं कि हुकूमत पर कैसे ऐड की जा सकती है। बिल्कुल आपने सही तरफ इशारा किया है और मैं नदीम साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि मिन हैसुल कौम जो है ना, एज ए नेशन हम मतलब मॉरली और एथिकली नहीं है, जिसका राइट डायरेक्शन पे नहीं, जिस हद तक भी जिसका जो पावर होती है वो उस हद तक जो है ना वो उसको नेगेटिवली यूज़ करने की कोशिश करता है। ठीक है। ये एज ए नेशन हमारी एक खामी है और है। हमारे सवाल की बुनियादी वजह भी यही है। ठीक है ना, मतलब उसमें हम कहें कि जी हुकूमत ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार है, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह पे होंगे। ठीक है। मैं कहूँगा कि मैं खुद भी ज़िम्मेदार हूँ, नंबर 1। और अगर हमने इम्प्रूवमेंट लानी है तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बदलना है, अपने एटीट्यूड को बदलना है। अगर मैं ट्रैफिक की लाइट की पाबंदी करूँगा तो कानून की अमलदारी को मुमकिन बनाऊँगा और जो भी लॉज हैं और जो भी एथिकल वैल्यूज़ हैं मैं एज ए सेल्फ उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो इंशाल्लाह नेशन भी बदलेगी। इसीलिए हमारे मज़हब में भी यही है कि खुदा भी उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक। और हमारे साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है। बाहर के यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ हमारे किताब में दी गई जो तालीमात हैं, बिल्कुल ठीक है, एक बेहतरीन उनको फॉलो करके एक बेहतरीन माशरा वो तश्कील दे चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। हम उस किताब के होते हुए सिर्फ और सिर्फ हमने उसको रखा हुआ है तावीज़ों के लिए, या बस वो सुबह पढ़ लिया और उसको बंद करके रख दिया। देयर इज़ नो एक्ट। ठीक है। अच्छा, बात हमारी चलेगी दूसरी तरफ। अब हम आते हैं महंगाई की तरफ जो इशारा किया। देखेंगे महंगाई का अब प्योरली हम इकोनॉमी की जो टर्म्स की बात करें, लास्ट जो मंथ में इन्फ्लेशन था इन मई, इट वाज 8.2%, जो कि 8.6% पे आ गया है। बिल्कुल ठीक है। करंट मंथ में।
और उसकी जो बुनियादी वजह है, ये मैं जनरल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI वो 12.2 से 14.6 पे चला गया जी। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपको पता है खाने पीने की चीज़ें और आइटम आता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होती है, सिर्फ ये इंक्लूड होती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को जो फोकस करना है वो भी सीपीआई पे ही करना चाहिए, ठीक है ना। और सीपीआई पे चीज़ें अप एंड डाउन होती रही। अब देखें, आपको आटे का बुरान भी दोबारा एक मरतबा सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो है ना, वो अपेरेंटली जो गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म स्टेप्स लिए थे, रिसेंट बजट भी जो है आप देखें उसमें फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल जो है ना वो सब्सिडीज़ नहीं दी, नहीं मिली, रिलीफ नहीं है, सही। पानी का मसला आपको पता है अपनी जगह पे खड़ा है, कोई वाटर रिसोर्सेज में हमने इजाफा नहीं किया। उसके बाद जो आप ट्यूबवेल से और दूसरी बिजली जो आप दे रहे हैं उसको आप महंगा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आपकी एग्रीकल्चर तरक्की करेगी और उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर है सीपीआई का ताल्लुक एग्रीकल्चर से है मेनली, ठीक है ना। और सिर्फ उसमें से फ्यूल वगैरह को अगर आप हटा दें तो खाने पीने की चीज़ों से इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। तो उसको अगर आपने सीपीआई को आपने मेंटेन रखना है तो आपको एक मुअस्सर प्लानिंग करनी होगी। हम लोग अल्टीमेटली जो है ना वो क्या है कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर बने में, हमारे यहाँ पे फिनिश गुड्स का ये वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम जो है ना वो आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस करके जूस बना के एक्सपोर्ट करें, हम आलू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको उसकी चिप्स नहीं बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ इतने इसमें एग्रीकल्चर में इतना मार्जिन है, इतना मार्जिन है। लोग जो है ना वो अंडे और चूज़ों को लेके बैठे भाई, उसमें इतना मार्जिन है। अगर ये होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे भी डेवलप कर जाए ना ये चीज़, तो आप अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की विल बड़ी काम करती है, और बात ये कि आप मातीर के साथ मिलते तो हैं, लेकिन उसकी पॉलिसीज यही थी जिसकी तरफ आपने निशानदेही की, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस थे उसको स्ट्रेंथन किया, सॉफ्ट लोन दिए, माइक्रो फाइनेंसिंग फ्लरिश की, इंटरेस्ट रेट कम किए, ट्रेड ऑफ एक बड़ी सोसाइटी में एक्सपेंशन नजर आई, कंज्यूमर फाइनेंसिंग ग्रो कर गई। आपकी तरफ ये मुमकिन नहीं है। चलिए ये फरमाइएगा कि ये अब तो मजाक के उसमें लिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ी इस बारे में बात हो रही है कि जिस चीज़ का नोटिस लिया जा रहा है मार्केट से नापैद हो जाती है। पेट्रोल की प्राइसेस का नोटिस लिया, उसका हाल हुआ, वो आपके सामने। अभी ड्रग की प्राइसेस के हवाले से बात कर रहे थे, किस हिसाब से किस रेशो से इन्फ्लेट कर रही है, किसी को कोई मैकेनिज्म नहीं पता। सवाल अगर रखा जाता है तो कहा जाता है फेडरेशन उसका फेडरल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इस बहस में अटके हुए कि डीआरए आते हैं किस पे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी किसके कमांड में है, नहीं पता। बहुत सारे मामलात में यही चल रहा है। ये फरमाइएगा कि हो क्या रहा है यहाँ, ये क्यों ये सारा सिलसिला है? देखिए, इमरान खान साहब के बारे में मेरी ये राय है कि उनमें विल है कि वो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। सोचते वो एक आम आदमी के नुक्ता निगाह सही है, ठीक है, मगर वो अपनी विल को ट्रांसलेट नहीं कर पाते और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसकी एक वजह यह है बुनियादी कि उनके साथ जो टीम है उसमें बड़े कॉम्प्रोमाइज़ हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने हुकूमत पाने के लिए, ये इख्तिदार हासिल करने के लिए पहला समझौता जो किया, बिल्कुल वो पहला समझौता उन्होंने किया इलेक्टेबल्स का। इससे पहले वो ऑन रिकॉर्ड हैं, कहते रहे और हमेशा उनका यही स्टांस रहा है कि मुझे इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है और मैं तो जी अपनी यही टीम है, जो लोग हैं, जो भी उन आरिफ अलवी साहब उनको कोई जानता भी नहीं था, वो ज़माने भर तक सारी दुनिया ज़िंदगी उनके साथ रहे। तो जो उनकी अपनी जो टीम थी वो उस टीम को लेकर चल रहे थे, लेकिन एक सर्टेन स्टेज पर आकर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ शुरू किया और इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाना शुरू किया। ठीक है। आज वो इलेक्टेबल्स उनके लिए उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। एक तो वो नॉन इलेक्टेड लोगों पर रिलाय कर रहे हैं बहुत सारे, और जो इलेक्टेड हैं वो किसी काम के हैं नहीं, जो इलेक्टेबल्स हैं। और सबसे ज़्यादा ज़ेर इल्ज़ाम भी वही हैं। अब आप देखिए, महंगाई की बात हुई यहाँ, महंगाई की बात हो, आप मैं एक मामूली सी मिसाल देना चाहता हूँ। वो ये कि ड्रग पॉलिसी एक्ट जो ड्रग रेगुलेशन है हमारे यहाँ, उसका एक सेक्शन 7 है जिसके तहत 2018 में अमेंडमेंट लाई गई थी, और ये ड्रग फार्मा कंपनीज को इजाज़त दी गई थी कि वो एडजस्टमेंट्स अपनी प्राइस की कर लें और रिपोर्ट करें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को, ठीक है, विदिन 30 डेज़। अब जब यहाँ इमरान खान की हुकूमत के साथ आने के बाद ड्रग प्राइसेस में बहुत, दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ गैर मामूली, माफ़ कीजिएगा। तो वज़ीर आज़म ने मालूमात लेने की कोशिश की कि भाई ये क्या बात है, ये दवाओं की कीमतें। तो वज़ीर आज़म को बताया गया कि जी हम तो इसमें मुदाखलत कर ही नहीं कर सकते, ये तो कानून बना हुआ है, 2018 में अमेंडमेंट आ गई है, वो तो खुद ही बढ़ा लेते हैं प्राइस, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूरी बात समझी। अच्छा, वो नए हैं, ज़ाहिर है गवर्नेंस के मॉडल में उनको बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा नहीं है, वो समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है, ये कैसे एड्रेस होगा।
और जब तक वो पहुंचते हैं अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो सोल्यूशन सामने आता है, सामने आता है तो उसको हल करने निकलते हैं, तो फिर क्या होता है, उन्होंने इस सेक्शन 7 में अमेंडमेंट के लिए लास्ट परसों जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें एक प्रपोज करवा दिया था, एजेंडे में शामिल करवा दिया था कि जी इसमें अमेंडमेंट लाई जाए और दोबारा से कंट्रोल गवर्नमेंट को दिया जाए कि गवर्नमेंट पाबंद कर सके कीमत पे, बिल्कुल ठीक दवा है, के प्राइस हवाले से। मैकेनिज्म तो सेट हो हाँ, सके कि लेकिन inflate करें। रजाक दाऊद साहब और जफर मिर्जा साहब अड़ गए। हाँ, उन्होंने कहा नहीं जी, इससे तो फार्मा इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी अगर आपने इसमें मुदाखलत की, आप इसको काबीने के एजेंडे से निकालें। और अल्टीमेटली उनके आगे हथियार डालने पड़े और वो काबीने के एजेंडे से निकाल दिया गया। ठीक है। तो हुकूमत के साथ, ये इमरान खान साहब के साथ इस वक्त बड़ा ही संगीन मसला है। एक तो पार्टी की अंदरूनी टूट फूट, अंदरूनी ग्रोहबंदी, अंदरूनी इख्तलाफात, बयानात एक दूसरे के असद उमर जो है वो फवाद चौधरी के आमने सामने है, फवाद चौधरी शाह महमूद कुरैशी के आमने सामने है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, बिल्कुल। पार्टी के अपनी अंदरूनी सतहों में कोई इत्तेहाद नहीं है, तो ये गवर्नेंस कैसे अच्छी कर सकते बिल्कुल हैं, ठीक ये है। बहुत ही एक मुश्किल काम है, जुए शीर लाने वाली बात है। ऐसे ही है। अब मैं माशी आदाफ पर आइए थोड़ा सा जरा सा, जी तो 2300 अरब का खसारा किया है इस साल में, जी यानी जो 2018 और 2019 के साल में जो आप इन्होंने रेवेन्यू टारगेट सेट किए थे, उस टारगेट को अचीव करते करते 19 और 20 के दरमियान 2300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया, जिसको इन्होंने रिवाइज किया जी। और 4005, पहले तो सब 5500 अरब का इन्होंने टारगेट दिया गया था जी। 6500 अरब से 5500 अरब किया और प्रैक्टिकली रिकवरी हुई है 4200 अरब की। बिल्कुल ठीक है। उसमें ठीक है, कोरोना की वजह से भी कुछ स्लो हुई, कोरोना के भी इफेक्ट है चंद थोड़े अरसे का, लेकिन अब इन्होंने टारगेट रखा है 4900 अरब का। 900 अरब रुपए का। 4900 अरब भी ये मैच कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, कैसे मुमकिन तो है? हम पहले भी बात कर चुके हैं, बड़े एम्बिशियस हैं कि इतना बड़ा टारगेट, क्योंकि वहां से मिला है कि आप इसको, जैसे 5000 अरब की बात हो रही थी, तो कलेक्शन तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी अच्छा, कैपेसिटी तो नहीं। अब आप बताइए, टैक्स बेस को इमरान खान साहब खुद बहुत बड़े नाक़िद थे, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है इस पे, इसके ऊपर बात करते थे कि इन्फ्लेशन की वजह और बनती है, ये बिल्कुल। डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए, उसको ब्रॉड बेस करने के लिए उन्होंने अभी तक कोई प्रैक्टिकली कदम नहीं उठाया। बिल्कुल ठीक है। चलें इसके ऊपर नदीम मौलवी साहब से गुफ्तगू करते हैं। जी नदीम साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे अभी बात हो रही थी, शाह साहब ने फरमाया कि जनाब विल अगर है तो टीम साथ नहीं दे रही, और जो इंटरनल ये जो आपके इश्यूज़ हैं ये कैबिनेट की मीटिंग में सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बातें शुरू हो जाती हैं टॉक शोज़ में, तो ये मसला हल किस तरह होगा अगर आपकी टीम स्ट्रांग नहीं होगी? और जैसा भी एक इशू के ऊपर हमने बात की है कि प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर बात हो रही थी, तो वो एजेंडे से बात ही निकाल दी जाती है, मामला कैसे हल होगा फिर आपके ख्याल में? देखिए, मामला उस वक्त हल होगा कि हम, मैं अगेन आपसे कहूंगा, हम एज ए नेशन सोचे, पेट्रियट बन के। देखिए, हमारी ऑपोजिशन भी वही काम करती है जहां पे उसको अपना मफाद देख रहे होते हैं। ठीक है। हमारी हुकूमत जो है वो कुछ भी स्टेप उठाए, ठीक है ना, अच्छा उठाए या बुरा उठाए, उनका काम होता है तनकीद करना। देखिए, तनकीद बराए तनकीद बेकार है। ठीक है। अच्छी असल चीज जो तनकीद होनी चाहिए, आपने कहा रेगुलेटरी बॉडी, जी। ये कौन तय करेगा कि क्या रेगुलेटरी बॉडी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है? मैं एक मिसाल देता हूँ, ठीक है जी। नेपरा तायुन करता है कि बिजली की कीमतें बढ़ा दे, उसको चैलेंज कौन करेगा? ठीक है। अब आप ये देखिए ना कि बिजली बढ़ते जा रही है, अभी और बढ़ा दिया है, और बढ़ाने का सोच रहे हैं, और ये नेपरा के बगैर नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो इस नेपरा को चैलेंज करने के लिए क्या होता है, एक मीटिंग आती है, चंद लोग होते हैं उसी में। अब ये काम ऑपोजिशन का होना चाहिए कि वो नेपरा से सवाल करे, वो मैकेनिज्म लोगों को दिखाए। देखिए, अगर एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आप बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं और जस्टिफाइड है, तो वो मैकेनिज्म लोगों को क्यों नहीं बताया जाता है? बिल्कुल ठीक है। उसको जस्टिफाई क्यों नहीं किया जाता? ये कह के जी तेल की कीमतों में इजाफा है, $2 ऊपर हो गए या $3, और आप अचानक से जो है ना बिजली की कीमतें बढ़ा दें, तो मुझे ये बताएं, जब $32 पे तेल चला गया था, जब $26 पे तेल चला गया था, तो हमारी नेपरा ने कौन सी पावर बनाने वाली कंपनियों के टैरिफ कम किए? बिल्कुल ठीक है, पास ऑन नहीं किया गया। बिल्कुल। तो ये रेगुलेटरी बॉडी से पूछा जाए कि भाई जब ऑयल इस डॉलर पे आया तो बिजली की कीमतों में कमी क्यों नहीं आई? ठीक है जी। जब आप इस ऑयल से, आप जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, जब $100 का ऑयल बिकता था जी, तब भी हम बिल देते थे, पर आज के अगर हम कंपेयर करें, आज से कम देते थे। तो वो क्या वजह है? आप इनसे पूछे।
आपको याद होगा जब कई साल पहले तेल जो था वो $100 $110 का था, बिल्कुल ठीक है। पर आपके घर में बिजली का बिल आज से अगर आप कंपेयर करें तो क्या आता था? ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म? तो ऑपोजिशन को है ना ये सोचना चाहिए कि पॉइंट स्कोरिंग की जगह पब्लिक के बारे में सोचें। ठीक है। पब्लिक का दर्द क्या है जी? आप ना बाइंग पावर, पब्लिक का मसला ये है कि आमदनी कम, खर्च ज्यादा। ऐसा ही है। मेरी आमदनी अगर फर्ज करें कि 20,000 रुपए है और मेरी बिजली का बिल तकरीबन 10,000 रुपए आता है, तो पर तो मेरी आमदनी चलेगी बिजली के बिल में। बिल्कुल फिर ठीक है। इसी तरह मेडिकल हो गया, इसी तरह ट्रांसपोर्ट हो गया, तो मेरे अखराजात बढ़ते जाते हैं। महंगाई का नाम देके कि जी वो जमाना ये जमाना, बिल्कुल ठीक है। ठीक। उस जमाने में $100 में तेल आता था, आज जो है बहुत महंगाई अखराजात, मार्केट कहते हैं बहुत अब होती है, $40 का ठीक है, आ रहा है। ठीक है। इसके ऊपर तो मुझे ये जी जी ऑपोजिशन इश्यूज को क्यों नहीं उठा? ठीक है, ठीक है। अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं जी। ऑपोजिशन का भी तो वो कहना है किरदार होता है, उनकी भी तो एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्पीचेस हो रही हैं वो तो शायद यहाँ पे दिखाई भी ना जा सकें। वो जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, बाहर के लोग ऑब्जर्वर बैठे हुए देख रहे होते हैं, जिस तरह की स्पीचेस हो रही हैं, मामला तो कहीं एड्रेस नहीं हो रहा है। ये ऑपोजिशन के सामने भी सवाल रखा है कि जो इश्यूज़ है, जैसे कल एहसन इकबाल साहब ने एक बात की शहर कराची के हवाले से, बड़ी एक खुशगवार हैरत हुई कि ये ऐसा भी हुआ कि कोई कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहा है, उन्होंने तमाम चीज़ों की निशानदेही की कि ये मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए आप कुछ इक़दाम करें। तो अपोजिशन का भी तो कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि अभी नज़र नहीं आ रहा है। असम्बली में भी अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी पर्सनल असैसिनेशन, पर्सनल विक्टिमाइजेशन हो रही होती है। अपोजिशन वाले उठते हैं तो वो जो है ना, वो खान साहब के ऊपर जो है ना, वो कोई पर्सनल टाइप के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं कि फ़लाने का हिसाब नहीं हुआ, ढिमकाने का हिसाब नहीं हुआ। यहाँ मुराद सईद साहब उठते हैं और वो उठते हैं तो उनके ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो मतलब वो प्रोडक्टिव काम और लेजिस्लेशन के ऊपर वर्क हो नहीं रहा, ठीक है ना। जो काम असम्बली के करने वाला है वो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू ये लोग कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक है। अच्छा, मैं आपको ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा ना, 2 से 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक देखें गवर्नमेंट के पार्ट पे मसला क्या आ रहा है कि अच्छा, पिछले इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, मियाँ साहब की भी गवर्नमेंट रही है, उसके बाद उससे पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट रही। लेकिन अगर हम आज से 8 साल पहले या 7 साल पहले की बात करें ना, तो पब्लिक अवेयरनेस इज़ अ की थिंग। उस वक्त पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी। इस सोशल मीडिया ने पिछले 2 से 3 सालों में आपने देखा होगा, व्हाट्सअप हो गया या फेसबुक हो गया, इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि इसने अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बाईपास कर दिया है और सेकंड्स में चीज़ें वो हो रही होती हैं। तो एज ए रिजल्ट अब गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां जो उठती हैं वो जेन्युइनली भी उठती हैं और उनको अकाउंटेबल भी होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना जी वो पिछले वालों का तो वो जी इनसे संभाला नहीं जा रहा, तो उसूलन पिछले वालों से भी संभाला नहीं जा रहा था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त सोशलाइजेशन इतनी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो उस वक्त वो चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही थी, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो इन लोगों के जैसे वज़ीर ख़जाना है, आपने कभी देखा नहीं होगा कि वो पब्लिकली बहुत ज़्यादा इशूज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। तो नो वन इज द कबर का हाल जानते हैं मुर्दा। यहाँ पे बैठ के तनकीद कर देना कि जी ये तो ये कर दिया था, वो कर दिया था, वो दैट इज़ वेरी इजी। और इकोनॉमी का आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरे सामने अगर आप डेटा रखेंगे ना तो मुझे आप बोलेंगे कि इसमें से पॉजिटिव उठा लो, तो मैं पॉजिटिव बताना शुरू कर दूंगा, नेगेटिव भी उठा सकता हूँ। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें जिसकी अभी आपने निशानदेही की, वह क्योंकि अब हमारे पास कम रह गया, मैं शाह साहब से आखिरी जो है ना एक वर्ड इसके ऊपर और ले लेता हूँ। ये फरमाइएगा कि ये बात दुरुस्त है कि क्रिटिसिज्म का सामना इस वक्त ज़्यादा करना पड़ा है, लेकिन फिर ये सवाल किया जाता है कि जनाब जो जिस किस्म के दावे किए गए थे कि 90 दिन में मामलात को बेहतर कर दिया जाएगा, करप्शन का खात्मा हो जाएगा, इदारों को बेहतर बना दिया जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, ये तो शायद उसका ये फॉल बैक है कि ये जो कुछ दावे किए गए थे उसी का तो नतीजा है। लोग उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। अगर माजी की हुकूमतों ने इस तरह के दावे किए होते तो आपके ख्याल में उस वक्त उनको क्रिटिसाइज नहीं किया गया होता? ये तो खुद किया हुआ है कि जो दावे इतने किए गए थे इस वजह से तो लोग सवाल करते हैं। जी देखिए, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस यकीनन इत्मीनान बख्श नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ऐसी बातें हैं जो दूसरों से या पिछली हुकूमतों से बेहतर मैनेज हुए हैं, उनकी भी कोई बात नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसमें $20 अरब का गैप था, ऐसा ही वो कम होकर $3 अरब पे आ गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो अब ये $3 अरब हो जाना, इसका ये मामूली बात तो नहीं। हम कितनी सर्टेन
एक दबाव से निकले हैं बाहर। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है, मार्केट रेट है, गिरते गिरते 7% पे आ गया, 13% पे जाके खड़ा हो गया था। इमरान खान साहब ने भी 1.5 पॉइंट का इजाफा किया था, मगर पहले भी 11 पॉइंट समथिंग और 12 समथिंग पर ट्रेड कर रहा था पहले भी। तो अच्छाई ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इस बेहतरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर हुई है, मगर ये बात दुरुस्त है कि मायूसी इसलिए ज़्यादा है कि इमरान खान साहब के वादे ज़्यादा थे, और उनके वादे अगर इतने ज़्यादा ना होते, हाई पिच पे बात ना की गई होती, तो शायद इस मैनेजमेंट को बड़ा एक्नॉलेज किया जा रहा होता, सताइश की जा रही होती कि जी आपने ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड बैलेंस बड़ा अच्छा कर दिया जी आपने, जी बहुत शानदार फला, आपने $9 बिलियन के तो प्रिंसिपल डेट उतार दिया, $2.9 बिलियन का आपने मार्कअप की सर्विस भी कर दी। मगर प्रेजेंटेशन नहीं है ना, आपको उनकी जगह आके बताया भी तो सही ना, वो ऑफिशियल बात ही तो नहीं जैसे करते अभी शाह उसके साहब ने ऊपर। तस्करा किया ना भाई, सवाल तो उसके ऊपर भी कर रहा है कि आपकी कोई एक्सपोर्ट के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजाफा तो नहीं हुआ, तो आपने पीछे से इंपोर्ट्स सर, का वो जो तो आपके ऊपर इस बर्डन था साल वो कम नहीं, कर नहीं, दिया, इस साल की इंपोर्ट्स अगर को कर्टेल नहीं, कर लिया, इस ऑयल साल खुली छूट दी हुई थी ना, कोविड देखिए में- खुली छूट दी हुई थी आपके पास, तो चॉकलेट भी बाहर की आके बिक रही है जिसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, आपकी बात चीजें जरूरी हैं, नागुज़ीर हैं, आप वो मंगवाएं, ठीक है, मगर एक मतलब पानी की बोतल ये जो है ना, वो भी बाहर से आती आपका ब्लैक सीड का जो ड्रिंक है वो भी बाहर वो से भी आ रहा है, बाहर उसकी से आ रहा है। जरूरत क्या है? ठीक। आपको मतलब क्या इम्पोर्ट का बिल कर्टेल किया गया, हाँ। इमरान खान साहब ने इसको दबाया, ज़रा सख्त डिसीजन लिए, दैट इज़ गुड। हमारी इकोनॉमी को देखें, जब रुपया प्रेशर में आएगा, बिल्कुल सही। ट्रेड बैलेंस भी कम होगा, गैप, तो रुपया प्रेशर से निकलेगा, बिल्कुल ठीक। अदरवाइज रुपया प्रेशर में रहेगा। Exactly। तो हम ये बातें अच्छी है, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है, देयर इज अ लॉन्ग वे बिल्कुल। टू गो, अभी बहुत कुछ बहुत ऐसा कुछ है जो देखना करने है, की और जरूरत कोरोना है। की वजह से तो वैसे ही मामला जो वो रुक चुके हैं। एक्सपोर्ट चले जी, बढ़ने के वक्त जो है चांस वो नहीं। हमारे पास अब खत्म हो गया, लेकिन ये गुफ्तगू ऐसी है कि इसके ऊपर मजीद बात की जाएगी इंशाल्लाह। आगे एक निशिस्त और रखेंगे जिसमें इन तमाम मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे। नदीम मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। बादशाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अकमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमसे बात की। और ये सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर आवाम सुनना चाहते हैं कि ये मसाइल किस तरह हल होंगे। आज हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि बल्दियाती मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है, इख्तियारात का जो हमेशा कहा जाता है, क्या इसका हल है। कोशिश की इस मुख्तसर नशिस्त में बात करें कि मामलात को हल की तरफ कैसे लिया जा सकता है, कैसे इसको लाया जा सकता है। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू जारी रहेगी। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया, सवालात बहुत सारे थे आपके जो मौसूल हुए। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर इस मामलात पर गुफ्तगू होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।